हेलो स्टूडेंट, चावड़ा सर लेक्चर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान इतिहास के अध्याय 5 मुद्रण संस्कृति और दुनिया वाले पाठ के हम प्रश्न बैंक के प्रश्न उत्तर और जो ऑब्जेक्टिव है उनके बारे में आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। अध्याय 5 मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। और हमने बहुत सारे वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर सामाजिक ज्ञान के डाल रखे हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके सामाजिक ज्ञान, गणित और अन्य विषयों के वीडियो तथा 9वीं से लेकर 12वीं तक सभी विषयों के वीडियो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, इसमें से कुल 4 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 ऑब्जेक्टिव और एक 2 अंक का प्रश्न। पहला क्वेश्चन ने दिया है, प्रश्न बैंक करें। जापान में 868 ईस्वी में कौन सी पुस्तक छपी थी? तो डायमंड सूत्र छपी थी। डायमंड सूत्र। मुद्रण की तकनीक सबसे पहले किस देश में विकसित हुई? चीन में। भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है? जेम्स ऑगस्टस हिक्की। जेम्स ऑगस्टस हिक्की। संवाद कौमुद नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने शुरू किया? तो ये शुरू किया था राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। मार्टिन लूथर कौन था? मार्टिन लूथर जो थे वो धर्म सुधारक थे। गीत गोविंद की रचना किसे की थी? किसने की थी? तो जयदेव ने। तो ये इतिहास के अध्याय 5 के हमारे एक वाक्य के उत्तर हुए। अब देखते हैं, सही विकल्प चुनिए। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया? 1978 में। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? ज्योतिबा फूले। चांद सूरज की गति, ज्वार भाटा के समय और लोगों की दैनिक जीवन से जुड़ी कई अहम जानकारी देता है। इसका उत्तर है पंचांग। पीछे लिखा हुआ आएगा, मैं बता देता हूं, स नंबर पे आएगा पंचांग। इसके बाद अगले ऑब्जेक्टिव देखते हैं। इसके बाद है इस्लाम और सरिया। इस्लामी कानून और सरिया के विद्वान को कहते हैं। इस्लामी कानून और सरिया के विद्वान को क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं उल्मा। एक पेशिया किताब बेचने वाले को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? चैपमैन। आमार जीवन नामक आत्मकथा किसने लिखी थी? तो लिखी थी रस सुंदरी देवी। किताब है भिन्न भिन्न आती मक्खियों की तरह है, यह किसने लिखा था? उसने लिखा है किताब है भिन्न भिन्न आती मक्खियों की तरह है। तो ये किसने लिखा था? ये लिखा था इरेस्मस ने। इसके बाद देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति में है, इंग्लैंड में एक पेशिया या पेनी चेप बुक्स बेचने वाले को कहा जाता है चैपमैन। अभी हाल हमने पढ़ा था चैपमैन। गुटेनबर्ग ने 1448 ईस्वी में अपनी प्रिंटिंग मशीन में नामक पहली पुस्तक छापी, बाइबल। छपाई के लिए कंपोज करने वाला कहलाता है कंपोजिटर। चीनी बौद्ध प्रचारक 768 से 770 ईस्वी के आसपास छपाई की नई तकनीक लेकर आए, जापानी। चर्म पत्र या जानवरों के चमड़े से बनी लेखन की सताई को कहते हैं वेलम।
रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण 1810 में प्रकाशित किया गया कलकत्ता में। कलकत्ता। इसके बाद देखते हैं सत्य असत्य। पांडुलिपि या बहुत सस्ती होती थी, असत्य। ये पूरा एक साथ ही, पांडुलिपियां बहुत सस्ती होती थी, असत्य। गुटेनबर्ग के पिता शिक्षक थे, असत्य। मार्टिन लूथर प्रोटेस्टेंट धर्म सुधारक था, सत्य। गुटेनबर्ग की लिखी बाइबल किताब की कोई दो प्रतियां एक जैसी नहीं थी, सत्य। 11वीं सदी में चीनी कागज रेशम मार्ग से यूरोप पहुंचा, सत्य। इसके बाद देखते हैं हम इसके अति लघुत्तरी प्रश्न, क्योंकि इसमें से 2 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न है, पांडुलिपियां क्या थी? पांडुलिपियां मुद्रण या छपाई से पहले लिखित, जैसे मैंने हैंडमेड बना रखा है नोट्स, इसको पांडुलिपि कह सकते हैं। पर वो पुराने जमाने में ताड़ के पत्तों और हाथ से बने कागज पर नकल करने पर बनाई जाती थी। सेम ऐसे ही जैसे मैंने हैंडमेड नोट्स बना रखे हैं जिनको, उनको पांडुलिपि ही कहते हैं, क्योंकि ये मुद्रित नहीं है, इनकी छपाई नहीं हुई है। ठीक है, अगर इसकी छपाई हो जाए तो ये नोट्स हो जाएंगे। अभी क्या है, ये पांडुलिपि है मेरी। तो मुद्रण या छपाई से पहले लिखित ज्ञान का माध्यम थी, ये ताड़ के पत्तों या हाथ से बने कागज पर नकल करके बनाई जाती थी। दूसरा प्रश्न है, पांडुलिपियों का प्रचार सीमित क्यों? प्रश्न है, पांडुलिपियों का प्रचार सीमित क्यों रहा? यह नाजुक एवं काफी महंगी होती थी, इन्हें बड़ी सावधानी से पकड़ा व रखा जाता था। अलग अलग लिपियों में लिखे जाने के कारण उन्हें पढ़ना भी आसान नहीं था, इसलिए इनका प्रचार क्या रहा? सीमित रहा। हर कोई पढ़ नहीं सकता था, क्योंकि अलग अलग भाषाओं में लिखी हुई होती थी। ठीक है, इसके बाद अगला देखते हैं। गुटेनबर्ग की छपी पुस्तक बाइबल की 2 विशेषताएं लिखी है। पहला, इसकी 2 विशेषताएं निम्न है, इनके हाशिए पर कलाकारों ने हाथ से टीकाकारी और सुधर चित्रकारी की थी। और दूसरा, कोई प्रति एक जैसी नहीं थी, हर प्रति का हर पन्ना अलग था। मतलब इसकी बहुत खासियत यह थी कि जितनी भी किताबें निकलती थी, उनकी हर प्रति का हर पन्ना अलग था। अगला प्रश्न देखते हैं, पंचांग किसे कहते हैं? कि आप लोग इंडिया में रहते हो तो पंचांग को अच्छी तरीके से जानते ही होंगे, फिर भी हम इस पर चर्चा करेंगे। पंचांग किसे कहते हैं? चांद सूरज की गति, ज्वार भाटा के समय और लोगों के दैनिक जीवन से जुड़ी कई अन्य जानकारियां देना वार्षिक पंचांग या पंचांग कहलाता है। मतलब कैलेंडर को भी हम पंचांग कह सकते हैं, अलग अलग धर्मों के हिसाब से अलग अलग रूप में उसको बनाया जाता है। आगे देखते हैं, कंपोजिटर क्या है? छपाई के लिए इबारत कंपोज करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? कंपोजिटर कहलाता है। कंपोजिटर कहलाता है। गेली से क्या अभिप्राय है? धातुई फ्रेम जिसमें टाइप बिछाकर इबारत बनाई जाती है, वो क्या कहलाती है? गेली कहलाती है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। अगला है, उलमा से क्या आशय है? इस्लामी कानून और शरिया के विद्वान क्या कहलाते हैं? उलमा कहलाते हैं। फतवा से क्या अभिप्राय है? अनिश्चित या असमंजस स्थिति में इस्लामी कानून जानने वाले विद्वान, सामान्यतः मुफ्ती के द्वारा की जाने वाली वैज्ञानिक घोषणा को क्या कहते हैं? फतवा कहते हैं। इसके बाद है अगला, प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार से क्या आशय है? 16वीं सदी के यूरोप में रोमन कैथोलिक चर्च में सुधार का आंदोलन, ये जो प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार यही है, 16वीं सदी के यूरोप में रोमन कैथोलिक चर्च में सुधार का आंदोलन। मार्टिन लूथर प्रोटेस्टेंट सुधारकों में से एक है और इस आंदोलन से कैथोलिक ईसाई मत के विरोध में कई धाराएं निकली। इसके बाद है अगला प्रश्न, लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ कौन थे? ये थे असमिया साहित्य के एक वरिष्ठ रचनाकार थे। इनकी जो किताब थी वो थी बूढ़ी आयर साधु, उनकी उल्लेखनीय किताबों में से एक है।
उन्होंने असम का लोकप्रिय गीत ओ मोर अपनूर देश भी लिखा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 11, छापी किताब को लेकर इरेस्मस के क्या विचार थे? किताबें भिनभिनाती मक्खियों की तरह है, हमने ऑब्जेक्टिव में भी पढ़ा है। किताबें भिनभिनाती मक्खियों की तरह है, दुनिया का कौन सा कोना है जहां यह नहीं पहुंचती है? यह बेकार ढेर है क्योंकि अच्छी चीजों की अति हानिकारक है, इनसे बचना चाहिए। उन्होंने ऐसा कहा था। इसके बाद अगला देखते हैं। चैप बुक से क्या आशय है? चैप बुक पॉकेट बुक के आकार की किताब के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है, मतलब जेब में जैसी बुक रख सके हम उसे चैप बुक कहते हैं। इन्हें आमतौर पर फेरी वाले बेचते हैं। आजकल तो खैर मोबाइल का जमाना हो गया तो लोग बस में और इनमें किताबें नहीं खरीदते हैं। हम लोग जब छोटे थे तो हमने बसों में देखा है वो छोटी छोटी किताबें, इतनी साइज की या पॉकेट की साइज की किताबें बसों में बिकने आती, ट्रेनों में बिकने आती, रेलवे स्टेशनों पे बिकती थी, तो उनको चैप बुक कहते थे। चैप बुक पॉकेट के आकार की किताबें के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। इन्हें आमतौर पर फेरी वाले बेचते थे और ये 16वीं शताब्दी की मुद्रण क्रांति के समय से लोकप्रिय हुई। इसी के साथ आपके जो अध्याय है, जो हमारा अर्थशास्त्र का इतिहास का अध्याय 5, ये यहीं पे समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम इतिहास के बाद आपके अर्थशास्त्र और जो एक और नागरिक शास्त्र बचा है उनके वीडियो लेके आएंगे। अगर आपने भूगोल के वीडियो नहीं देखे हैं या इतिहास के बाकी वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हमने सारे वीडियो प्लेलिस्ट में डाल रखे हैं और एंड स्क्रीन पे आपको प्लेलिस्ट स्क्रीन के ऊपर ही मिल रही होगी, देख लेना अभी यहाँ पे। तो पूरी प्लेलिस्ट में आप हमारे सारे सामाजिक ज्ञान के वीडियो तथा गणित के वीडियो की प्लेलिस्ट भी हमने दे रखी है, वो भी आप देख सकते हैं। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, तब तक के लिए धन्यवाद।